मेरे गहने कहाँ चले गए, मिल नहीं रहे हैं। यह सुनते ही पूरे घर में हड़कंप मच गया। कम से कम 5 लाख के गहने अचानक चोरी कैसे हो सकते हैं। सरिता जी के पति ने कहा, सरिता ध्यान से देखो, तुमने ही कहीं रख दिए होंगे। उनके पति अनिल जी ने समझाया, मैं अभी इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हूँ कि गहने कहाँ रखे हैं यह याद ना आए। जल्दी जल्दी में अपनी इसी अलमारी के ऊपर गहने रखकर तुलसी को विदा करने नीचे चली गई थी। मुश्किल से 10 मिनट लगे होंगे और इतनी ही देर में गहने गायब हो गए, जैसे कोई नज़र लगा के बैठा हुआ हो। भड़कते हुए सरिता ने कहा, मम्मी जी, कोई और पराया तो अब इस घर में बचा नहीं सिवाय मेरे भाई बहन के। सीधा कहिए ना कि आप उन पर जेवर चोरी करने का आरोप लगा रही हैं। कमरे के अंदर से आती पिंकी ने सीधी बात की, बहू मैं किसी पर इल्ज़ाम नहीं लगा रही, मगर सच क्या है यह सामने आ ही गया। मैंने नहीं कहा कि तेरे भाई बहन ने गहने चुराए हैं, पर तू अपने मुंह से कह रही है। यदि ऐसा है तो फिर ठीक है, एक बार इनका सामान भी चेक कर लिया जाए तो गलत क्या है। मम्मी, यह कैसी बातें कर रही हो आप। पिंकी के भाई बहन ऐसा कर ही नहीं सकते। रमेश ने विरोध किया, ठीक है फिर मैंने ही चुरा लिए होंगे अपने गहने, या फिर इन पर आरोप लगाने के लिए जानबूझकर छिपा दिए होंगे। सरिता जी ने गुस्से में कहा, मम्मी प्लीज़ इस तरह मत बोलो। चलो मैं आपके गहने अलमारी के पीछे गिर गए हो सकता है, या हड़बड़ी में गलती से कहीं और रख दिए हो। मम्मी, कई दफ़ा इंसान दूसरे काम करते करते कोई चीज़ कहीं रखकर भूल जाता है। चलिए पहले आप का कमरा देख लेता हूँ, पिंकी या उसके भाई बहन को बुरा ना लगे। यह सोचकर रमेश ने पहले अपनी माँ के कमरे में गहनों को अच्छी तरह खोजा। एक एक कोना देख लिया, पर जेवर कहीं नहीं मिले। फिर उसने पूरे घर में गहनों की तलाश किया, कहीं भी गहने ना मिले। पर सरिता ने पिंकी के भाई बहन के बैग खोलने का आदेश दे दिया। थक कर रमेश ने उनका बैग खोला और पूरी तरह से तलाशी ली, मगर गहने वहाँ भी नहीं मिले। सरिता जी ने फिर भी आरोप वापस नहीं लिया, उल्टा तीखी बात यह कह दी कि उन्होंने जेवर कहीं छिपा दिए होंगे। इधर पिंकी के साथ साथ उसके भाई बहन और रेनू को भी इस तरह तलाशी ली जाने की घटना से बहुत दुख हुआ। दोनों नाराज होते हुए उसी दिन की ट्रेन लेकर अपने शहर को निकल गए। जाते समय रवि ने साफ शब्दों में अपनी दीदी से कहा था, दीदी हम जानते हैं इस सब के पीछे जीजू या आपका कोई हाथ नहीं। हम चाहते हैं आप अपने ससुराल में खुशहाल जीवन जिएं, पर हम दोनों भाई बहन अब इस घर में कभी भी कदम नहीं रखेंगे। भाई की बात सुनकर पिंकी की आंखों से आंसू बह निकले थे। रमेश ने उसे गले से लगा लिया था। पिंकी का गुस्सा 7वें आसमान पर था। रमेश भी खुद को दोषी मानकर बुझा बुझा सा पिंकी के आगे पीछे घूम रहा था। सरिता जी अभी भी चिढ़ी हुई अपने कमरे में बैठी थी और रमेश पिंकी को शांत करने की कोशिश में लगा था। पिंकी की शादी सहजता से नहीं हुई थी। उसे रमेश को जीवन साथी बनाने के लिए काफ़ी पापड़ बेलने पड़े थे। दोनों को कॉलेज टाइम में ही एक दूसरे से प्यार हो गया था। पहली नज़र के प्यार को दोनों ही उम्र भर के बंधन में बांधना चाहते थे, मगर दोनों के ही घर वाले इसके लिए राजी नहीं थे। काफ़ी मान मनोबल और इमोशनल ड्रामे के बाद किसी तरह पिंकी के घर वालों ने तो अपनी सहमति दे दी, मगर रमेश के घर वालों की सहमति अभी भी बाकी थी। रमेश की मां सरिता देवी किसी भी हाल में दूसरी जाति की बहू को अपने घर में लाने को तैयार नहीं थी। उनका कहना था कि कल को रमेश के छोटे भाई बहन भी फिर इसी तरह का
कदम उठाएंगे, इसलिए वह रमेश को लव मैरिज की इजाज़त नहीं दे सकती। रमेश के पिता इस मामले में थोड़े आधुनिक विचार के थे। उनके लिए बेटे की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी। उनकी स्वीकृति पाकर रमेश ने पिंकी के साथ कोर्ट मैरिज का फैसला लिया। जब सरिता जी को यह बात पता चली तो उनका गुस्सा सातवें आसमान पर था। उन्हें इस बात पर गुस्सा आ रहा था कि पति ने उनकी इच्छा के विपरीत बेटे को लव मैरिज के लिए हाँ क्यों बोल दिया। सरिता जी को इस बात पर भी काफ़ी गुस्सा था कि वह बेटे की शादी का हिस्सा भी नहीं बन पाई। एक माँ के लिए बेटे की शादी का मौका बहुत खास होता है। कुछ दिन इसी तरह बीत गए। पिंकी घर में बहू बनकर आ गई थी, मगर ना तो घर में शादी की रौनक हुई और ना ही रिश्तेदारों को न्योता मिला। नई बहू घर का गृह प्रवेश भी हो गया और घर में हंसी खुशी का माहौल भी नहीं बन सका। पिंकी समझ नहीं पाती कि वह घर के हालातों को नॉर्मल कैसे बनाए। उसे पता था कि मम्मी जी उसे पसंद नहीं करती, फिर भी वह अपनी तरह से सास ससुर का पूरा ख्याल रखती और उनका दिल जीतने का पूरा प्रयास करती। सरिता जी अलग कमरे में बंद रहती तो अनिल जी संकोच में बहू से ज़्यादा बातें नहीं करते। रमेश पहले की तरह ऑफिस चला जाता और देवर यानी राजेश और ननद रूपा का अधिकांश समय कॉलेज में बीतता। धीरे धीरे अनिल जी पिंकी के बात व्यवहार से काफ़ी प्रभावित रहने लगे। सरिता जी की नाराज़गी भी कम होने लगी थी, मगर उनका मुंह इस बात पर अब भी फूला हुआ था कि बेटे की शादी भी हो गई और घर में कोई रौनक भी नहीं हुई। सब कुछ सूना सूना सा रह गया। इसका सॉल्यूशन भी अनिल जी ने निकाल लिया। सरिता, क्यों ना हम अपने बेटे का रिसेप्शन धूमधाम से करें। उसमें सारे रिश्तेदार घर आएंगे तो घर में भी रौनक आ जाएगी, सारे शौक भी हो जाएंगे। और सरिता जी ने यह बात स्वीकार कर ली। सही मौका देखकर रिसेप्शन का आयोजन किया गया। सरिता ने इसमें अपनी सारी अधूरी तमन्नाएं पूरी की। खान पान और सजावट का शानदार प्रबंध किया गया। नए कपड़े, जेवर और रिश्तेदारों की जमावट के बीच वह पुराने दर्द भूल गई। कई दिनों तक मेहमानों का आना जाना लगा रहा। हंसी ठहाकों की मजलिस के बीच घर में एक नए माहौल की शुरुआत हुई। अनिल जी को लगने लगा कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। उनकी तरह सरिता भी पिंकी को दिल से स्वीकार कर लेगी। पिंकी के घर वालों से मेल जोल बढ़ाने और सरिता के फूले मुंह को छिपाने के लिए अनिल जी ने पिंकी के भाई बहन को 10-15 दिन के लिए घर में ही रोक लिया। पिंकी का भाई रवि काफ़ी मजाकिया स्वभाव का था, तो वहीं बहन रेनू नाच गाने में बहुत होशियार थी। रमेश की बहन रूपा और भाई राजेश भी रवि और रेनू के साथ खूब मस्ती धमाल करते। एक सप्ताह इसी तरह धमाल मस्ती में बीत गए। पिंकी और रमेश भी नए माहौल का मज़ा ले रहे थे। सरिता जी भी नॉर्मल रहने लगी थी। सब कुछ अच्छा चल रहा था कि इसी बीच गहनों की चोरी वाली घटना ने सबको सकते में डाल दिया। हंसी खुशी और मस्ती का माहौल कुछ ही देर में तनावपूर्ण हो गया था। रवि और रेनू उसी शाम अपने घर चले गए थे और पिंकी बिल्कुल खामोश सी हो गई थी। सरिता का बरबराना चालू रहा, जबकि रमेश पिंकी को नॉर्मल करने के कोशिश में लगा रहता। अनिल जी अपने कमरे में उदास से बैठे रहते। उन्होंने सोचा था घर में हंसी खुशी आएगी, पर हो गया था उल्टा। समय के साथ जख्म भरते गए। सरिता जी और पिंकी सामान्य व्यवहार करने लगी थी, मगर एक दूसरे के प्रति उदासीनता लंबे समय तक कायम रही। करीब 5 से 6 महीने का समय इसी तरह गुजर गया। एक दिन रमेश
घर लौटा तो चेहरे पर एक अलग ही तरह के सुकून और खुशी के भाव थे। आते ही उसने पिंकी से कहा, मैंने बताया था ना कि पुणे में एक जगह खाली है और उसके लिए मैंने महीनों पहले ट्रांसफ़र की अर्जी दी थी। वह आज अप्रूव हो गई। इस महीने की 30 तारीख को मुझे वहाँ की ब्रांच ऑफिस को ज्वाइन करना है। सुनकर पिंकी का चेहरा भी खिल उठा। रमेश ने अपनी माँ को यह बात बताई तो उन्होंने सवालिया नज़रों से बेटे की तरफ देखा और फिर उदास होकर पलकें झुका ली। अनिल जी ने भी उदास होकर अपने बेटे की तरफ देखा। दोनों समझ रहे थे कि रमेश के इस फैसले की वजह क्या है, पर वे कहते भी तो क्या। रमेश और पिंकी पुणे शिफ्ट हो गए। इसके 1 से 2 साल बाद ही रमेश के भाई राजेश को दिल्ली यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया। वह इंजीनियरिंग करने वहाँ चला गया और जल्द ही वहीं से जॉब भी मिल गई। 3 साल में छोटी बहन रूपा की शादी हो गई। अब घर में केवल अनिल जी और सरिता जी ही रह गए थे। समय इसी तरह गुजरता गया। रमेश और पिंकी को पुणे आए करीब 8 साल बीत चुके थे। उनको एक प्यारी सी बेटी हुई जो अब 5 साल की हो चुकी थी। एक दिन रमेश के पास अनिल जी का फ़ोन आया। वह काफ़ी दुखी स्वर में बोल रहे थे, बेटा तेरी माँ की तबीयत सही नहीं है, उसे कैंसर। कहते अनिल जी रो पड़े। यह क्या कह रहे हैं पापा? सही से बताइए क्या हुआ माँ को? पापा प्लीज़ रोइए मत, बेटा उसे ब्लड कैंसर हो गया है। कुछ दिनों से ना ढंग से खा पी रही है और ना कोई काम कर पाती है। तुरंत उल्टी हो जाती है, खून भी निकलता है। इतनी कमज़ोर हो गई है कि क्या बताऊं। डॉक्टर ने सर्जरी और कीमोथेरेपी के लिए कहा है। पर बेटा मैं अकेला सब कुछ कैसे संभालूं? चिंता मत करो पापा, मैं कुछ करता हूँ। पहले आप यह बताओ कि राजेश ने क्या कहा? क्या वह आ सकता है? नहीं बेटा, वह कह रहा था कि उसके ऑफिस में अभी 6 महीने की ट्रेनिंग है। मैंने कहा कि बहू को भेज दे तो कह रहा था कि वह भी तो वर्किंग है, ऑफिस छोड़कर कैसे आएगी। हमने रूपा से भी कहा था पर उसका बच्चा अभी बहुत छोटा है। कह रही थी कि बच्चा माँ को परेशान करेगा। कोई बात नहीं पापा, आप चिंता ना करो, मैं पिंकी से बात करता हूँ। हो सका तो वह अपने स्कूल में 1 महीने की छुट्टी लेकर माँ के पास पहुँच जाएगी। बेटा देख ले, हमें अभी किसी की ज़रूरत तो बहुत है, पर बहू भी तो स्कूल शिक्षिका वर्किंग है, उसके नौकरी पर असर ना पड़े तभी भेजना। वैसे भी बहू के साथ हमने जो सुलूक किया था उसके बाद हमारा कोई हक नहीं कि हम उसे बुलाएं। डोंट वरी पापा, मैं बात करके बताता हूँ। अगले दिन ही रमेश ने फ़ोन करके बताया, पापा पिंकी ने माँ की सेवा के लिए 1 महीने की छुट्टी ले ली है। ज़रूरत पड़ी तो छुट्टी आगे बढ़ा लेगी। मैं भी 1 हफ्ते के लिए आ रहा हूँ। 2 दिन बाद ही रमेश पिंकी के साथ घर पहुँच गया। सरिता जी बिस्तर पर थी, नौकर भी छुट्टी पर जा चुका था। पिंकी ने सबसे पहले नहा धोकर पूरे घर की साफ सफाई की। फिर सरिता जी को अच्छी तरह कपड़े बदलने, उनके बेड का कवर, पिल्लो कवर आदि निकालकर धो दिए। नए चादर बिछाए, पर्दे आदि धोए। अगले दिन ही रमेश सरिता जी को लेकर अस्पताल पहुंचा। संभावित इलाजों के बारे में बात की। अभी माँ को कीमोथेरेपी दी जा रहे थे। रमेश ने डॉक्टर से हर मसले पर सलाह मशवरा कर बेहतर इलाज का इंतजाम कराया। 1 हफ्ता रुककर वह वापस चला गया और पिंकी मन लगाकर सास की सेवा करती रही। सरिता जी फिलहाल अपने काम करने में भी समर्थ नहीं थी। कई बार कपड़े में उल्टी कर देती तो कभी कपड़े गंदे हो जाते, खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाती। पर पिंकी हर तरह की परेशानियों में सरिता जी के साथ खड़ी रहती, उनकी बैसाखी बनकर।
वह इस तकलीफ़ के समय में उनका सहारा बनी हुई थी। हमेशा उन्हें खुश रखने की कोशिश करती। शरीर की तकलीफ़ों के साथ साथ मन की तकलीफ़ें भी घटाने के प्रयास में लगी रहती। कभी मालिश करती तो कभी चंपी। समय इसी तरह गुजरता रहा। सरिता जी पिंकी को दिन रात आशीर्वाद देती रहती। उनको अपने किए पर बहुत शर्मिंदगी महसूस होती कि जिस बहू के परिवार पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया था, आज केवल वही उसके काम आ रही थी। वह चाहती तो दूसरों की तरह आने से मना भी कर सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। वह घर को और सरिता जी को ऐसे संभाल रही थी जैसे कभी कुछ हुआ ही ना हो। एक दिन सरिता जी बैठी बैठी रोने लगी। पिंकी ने बहुत पूछा कि आखिर रोने की वजह क्या है, मगर वह केवल रोती ही रही। उन्हें बहुत देर तक फपक फपक कर रोता देख पिंकी बेचैन हो गई। वह ससुर अनिल जी को बुलाकर लाई। अनिल जी पत्नी को चुप कराने लगे। फिर पिंकी से बोले, असल में इनकी बहन इन्हें देखने आना चाहती थी, पर इन्होंने बहन से मिलने से इनकार कर दिया। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि जो बहन इनके दिल के इतने करीब रही है, उनसे ही यह मिलना क्यों नहीं चाहती। रो भी रही है और मिलना भी नहीं है। पापा, आप मम्मी जी से आराम से बात कर लो, मैं बाहर चली जाती हूँ। शायद वह आपसे रोने का कारण शेयर कर ले, कहकर पिंकी कमरे से बाहर निकल गई। अनिल जी ने जब अकेले में पत्नी से वजह पूछी तो सरिता रोती हुई बोली, आज मुझे बहुत पश्चाताप हो रही है। मैंने पिंकी और उसके निर्दोष भाई बहन के साथ जो किया वह माफ़ी लायक भी नहीं। यानी तुमने जानबूझकर? हाँ, मैंने जानबूझकर उन पर इल्ज़ाम लगाया था, पर यह सब मेरे दिमाग की उपज नहीं थी। सच मानो, मैंने वह सब अपनी बहन के कहने पर किया था। उन्होंने ही मुझे सलाह दी थी कि यदि तुम पिंकी को घर से निकलवाना चाहती हो तो उसके घर वालों पर आरोप लगाओ, उन्हें बेइज्जत करो। कहते कहते वह फिर से रोने लगी। अनिल जी आश्चर्य से उसका चेहरा देखते रह गए। हाँ, दीदी ने ही मुझे कहा था कि बहू को रमेश और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घर वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दो, उन्हें बेइज्जत करो। कहते कहते वह फिर से रोने लगी। अनिल जी आश्चर्य से उसका चेहरा देखते रह गए। हाँ, दीदी ने ही मुझे कहा था कि बहू को रमेश और अपने पति के मन से उतारने के लिए उसके घर वालों पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दो। बहू खुद ही शर्मसार होकर घर छोड़ देगी, रमेश भी पत्नी से झगड़ा करेगा और पिंकी के घर वाले भी फिर दोबारा इधर का रुख नहीं करेंगे। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो सरिता? दीदी के कहने पर तुमने 2 निर्दोष बच्चों के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। तुम्हारी योजना पूरी भी हो गई। दोनों बच्चे दोबारा कभी हमारे घर नहीं आए। तुम पिंकी को रमेश और मेरे मन से उतारना चाहती थी, पर क्यों सरिता? अपने बेटे की खुशियों की दुश्मन क्यों बनना चाहती थी? माना दीदी ने तुम्हें सलाह दी, पर खुद भी तो सोचना चाहिए था ना। अनिल जी ने गुस्से में कहा। सरिता फूट फूट कर रोती हुई खुद को कोसने लगी, तो उसकी खराब हालत देखते हुए अनिल जी ने जल्द बात खत्म की और उसे सीने से लगाकर कहा, जो हो गया उसे भूल जाओ। सरिता, जब तुम्हारे आगे जो है उसे देखो। तुम्हारी बहू तुम्हारी दिन रात सेवा कर रही है, बस उसे जी भरकर आशीर्वाद दे लो। तुमने जो गलत किया उसका पछतावा खत्म हो जाएगा। पछतावा तो खत्म होगा जब दोनों बच्चे फिर से इस घर में आएं। प्लीज़ आप पिंकी को समझाओ ना, वह अपने भाई बहन को फिर से हमारे घर में बुलाए। मैं एक बार उनसे माफ़ी मांग लूँ। पहले तो तुम्हें पिंकी से माफ़ी मांगनी चाहिए। सरिता, मैं पिंकी को बुला कर लाता हूँ। अनिल जी ने पिंकी को बुलाया तो वह दौड़ी आई। क्या हुआ पापा जी?
तबीयत तो ठीक है ना मम्मी की? सरिता पिंकी के दोनों हाथ पकड़कर सिर से लगाकर रोती हुई बोली, माफ़ कर दे बेटा, मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया था। पर तू इस बुढ़िया के लिए अपनी नौकरी, अपना घर, अपने पति और बच्चे को छोड़कर यहाँ बैठी हुई है, सेवा में लगी है। अरे पगली, इतनी सेवा तो बेटियां भी नहीं करती और तू अपनी कुटिल दुष्ट सास के लिए इतना कर रही है। ऐसी सास जिसने कभी भी तुझे दिल से नहीं स्वीकारा, तेरे भाई बहन पर चोरी का इल्ज़ाम लगा दिया। उस बुढ़िया के लिए तू इतना क्यों कर रही है? मेरी बेटी, इस बुढ़िया को माफ़ कर दे। मम्मी जी, आप यह क्या कह रही हैं? आप मेरी माँ जैसी हैं ना। आपकी तकलीफ़ में आपके काम आ सकूं, यह तो मेरे लिए खुशी की बात है। पर आप इस तरह रो नहीं मम्मी जी, प्लीज़, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। माफ़ी की कोई बात नहीं। आप मुझे बहू के रूप में देखना नहीं चाहती थी, इसी वजह से आपका यह रिएक्शन हुआ। पर मुझे पता है आप दिल की बहुत अच्छी हैं और पछतावा करने की कोई बात नहीं। मैं मानती हूँ मेरे भाई बहन के साथ आपने बहुत गलत किया था। आपको आरोप लगाना था तो मुझ पर लगाती, मगर मेरे भाई बहन ने तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ा था। पिंकी ने उसके हाथों को सहलाते हुए कहा, इसी बात का तो पछतावा है मेरी बच्ची। मैंने तेरे साथ बहुत गलत किया, देख ले, इसी बात की सज़ा मिल रही है। मैं बिस्तर पर आ गिरी हूँ। मम्मी जी, ऐसा कुछ नहीं है, आप ठीक हो जाओगी। बेटा, अब मुझे इस पछतावे से मुक्ति तभी मिलेगी जब तेरे भाई बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांग लूँगी। मम्मी जी, आप परेशान ना हो, मैं उनसे बात करती हूँ। मेरी बहन तो अभी कोलकाता में है, वहीं शादी हुई है, उसके लिए शायद वह नहीं आ सकेगी, पर भाई को बुलाने की पूरी कोशिश करती हूँ, कहकर पिंकी ने फ़ोन उठा लिया। उसने फ़ोन पर रवि को घर बुलाया तो उसने साफ इनकार कर दिया। दीदी, आप तो जानती हो उस आरोप को मैं कितनी मुश्किल से अपने मन से दूर कर पाया हूँ। 20 साल की उम्र में चोरी का इल्ज़ाम लग जाए और वह भी अपनी बहन के ससुराल में, तो बस एक यही इच्छा होती है कि कहीं जाकर डूब मरो। नहीं रवि, ऐसा नहीं सोचते, माफ़ कर दे उन्हें, उनकी तबीयत सही नहीं है। पिंकी ने भाई को समझाने की कोशिश की। तब तक सरिता जी ने पिंकी के हाथ से फ़ोन ले लिया और रवि के आगे खुद ही गिड़गिड़ाने लगी, बेटा प्लीज़ मान जा, इस बुढ़िया को माफ़ कर दे, मैं इस दुनिया से ही जाने वाली हूँ। बेटा, बस अंतिम इच्छा पूरी कर दे, मुझे माफ़ कर दे, एक बार मेरे पास आ, मैं तेरे पैर छूकर माफ़ी मांगना चाहती हूँ। कहते कहते सरिता जी फूट फूट कर रो पड़ी। रवि का दिल पसीज गया। अरे नहीं आंटी जी, आप जैसा कहेंगी वैसा ही करूँगा, प्लीज़ डोंट वैरी, मैं आ रहा हूँ। रवि की बात सुनकर रोते रोते भी सरिता जी के चेहरे पर सुकून के भाव खिल उठे। उन्होंने आंसू पोंछे और पिंकी से बोली, पिंकी बेटा, रवि आ रहा है, अंदर वाला कमरा साफ कर दे, वहीं ठहराऊंगी और अपने हाथ से खाना बनाकर खिलाऊंगी। उसने मेरी बात मान ली। पिंकी सरिता जी की ओर देखकर मुस्कुरा उठी और सहारा देकर उन्हें बिस्तर पर लिटा दिया। आज सरिता जी के मन का एक भारी बोझ उतर गया था। दोस्तों, सरिता जी को अपनी बहू के भाई बहन पर झूठा आरोप नहीं लगाना चाहिए था। इस कारण से उसके बेटे बहू उससे दूर हो गए। फिर भी सरिता जी जब बीमार पड़ी तो उसके बेटे बहू ने अपना कर्तव्य बखूबी निभाया। तब सरिता जी को एहसास हुआ कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए था और बहू के भाई बहन से हाथ जोड़कर माफ़ी मांगनी पड़ी। अगर आप किसी के साथ गलत करते हैं तो समय के अंत तक आपको इसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। दोस्तों, कहानी कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की पारिवारिक कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।